दुनिया का एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिससे रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है, अगर वो अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और शायद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। और आज दुनिया इसी मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच जो टकराव चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह इतिहास, राजनीति, धर्म और शक्ति की एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि लगभग 45 साल पहले हो गई थी। पूरा मामला समझाने की कोशिश करेंगे और शुरू करते हैं ईरान से। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो 1979 की इस्लामिक क्रांति सामने आ जाती है। यह वही इस्लामिक क्रांति थी जिसने ईरान के पहलवी वंश के शाहों के राजतंत्र को सत्ता से उखाड़ फेंका और राजतंत्र की जगह एक नए इस्लामिक गणतंत्र की नींव रखी। ईरान की बात करें तो ये मेनली एक फारसी और शिया मुस्लिम देश है जो अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा है। अगर बात करें इजराइल ईरान के संबंधों की तो जो देश आज एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं वह कभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल देश बना तो मिस्र के बाद ईरान ही वह दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी और संबंधों का विस्तार किया। 1948 से लेकर 1979 तक दोनों देशों के बीच संबंध एक दूसरे के साथ साथ अमेरिका से भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब अयातुल्लाह खामनेई की इस्लामिक क्रांति शुरू हुई तो उसने 1979 में शाहों को उखाड़ फेंका और तब से अब तक इजराइल से उसके संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। अब दोनों देशों की बात करें तो इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान के हिजाबुल्लाह आतंकवादी संगठन को हथियार और उपकरण के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी उपलब्ध कराता है, जो इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल यह भी कहता है कि ईरान इजराइल में एक अलग राज्य फिलिस्तीन बनाने वाले ग्रुप पीएलए को सपोर्ट करता है और उसे हथियार और फाइनेंशियली सपोर्ट भी देता है, जिसके कारण वह इजराइल में आतंकवादी लेकर आता है और इजराइल में अस्थिरता उत्पन्न करता रहता है। अगर बात करें ईरान की तो ईरान का मानना है कि इजराइल अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ साथ पश्चिमी देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन आदि जो मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम देश हैं वह ईरान के अस्तित्व के लिए खतरा है। लेकिन इन सभी रीजंस के अलावा ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है। अमेरिका और इजराइल ईरान को अपना अलग परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए बार बार धमकियां देता रहा है, लेकिन ईरान ने यह कहकर कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया कि यह कार्यक्रम उसके देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए है, इसका दूसरे देशों पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हद तो तब हो गई जब अमेरिका और कई देशों ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया। इसके बाद भी जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार किया तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उनकी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रोन साइट्स पर मिसाइल से हमला कर दिया। अमेरिका का यह अटैक उसके जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मिशन का एक्सपेंशन माना जाता है, जिससे उनके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को जो IRGC पर अटैक किया उसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांड के लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया गया। 8 सितंबर 1969 में जन्मे मुज्तबा खामनेई एक शिया धर्मगुरु हैं और यह अयातुल्लाह खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुज्तबा खामनेई अयातुल्लाह खामनेई से ज्यादा कट्टरपंथी हैं और ईरान को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रमों को डेवलप करने के पक्षधर हैं। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध में जहां इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर ड्रोन साइट, सेंटर्स, तेल और गैस रिफाइनरी इन सब पर हमले किए, यह माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी हद तक स्थगित हो गया। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध में जहां इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर ड्रोन साइट, सेंटर्स, तेल और गैस रिफाइनरी पर हमले किए और यह माना जाता था कि इन हमलों के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी हद तक स्थगित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने अपने नए IRGC नेता मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व में कई जवाबी हमले करते हुए पश्चिम एशिया में अमेरिका का सहयोग करने वाले लगभग 13 देश, जिनमें जॉर्डन, सीरिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, इराक, साइप्रस आदि पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बिजी रहने वाले समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उसके समर्थक देशों के लिए बंद कर दिया गया
और यह कहा गया कि अगर इस रास्ते में इन देशों के जहाज गुजरे तो उनको निशाना बनाया जाएगा। अब यह घोषणा की गई थी तभी भारत के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में शामिल हुए ईरानियन वारशिप IRIS डेना को श्रीलंका की सीमा से लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर अमेरिका ने निशाना बनाया, जिससे यह युद्ध भारत की सीमा तक पहुंच गया। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने न केवल अमेरिका के सहयोगी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, बल्कि अमेरिका के नाटो सहयोगी जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए और ड्रोन दागे। अगर अब नाटो कंट्रीज भी इस वार युद्ध में शामिल हो जाती हैं तो ये युद्ध केवल अब ईरान और अमेरिका और इजराइल तक निश्चित नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे विश्व के 20% क्रूड ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्शियल गल्फ और गल्फ का ओमान के बीच पतली पट्टी है, जो फारस की खाड़ी में बंदरगाहों के लिए एकमात्र रास्ता है। इसके बंद होने के बाद क्रूड ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे देश में क्रूड ऑयल और गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां जनवरी 2026 में क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $60 पर बैरल थी, वहीं उसकी कीमत बढ़कर मार्च 2026 में $120 पर बैरल हो गई है। इससे पहले इस तरह कीमतों में बदलाव रूस यूक्रेन वार के समय जून 2022 में हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो इसके बंद होने से पश्चिम देशों जैसे इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में तेल का उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि वह क्रूड ऑयल और गैस को मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते थे और उसके बंद होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, जो भारत को नॉर्मली 70 बैरल पर डे आपूर्ति करती है, वह केवल अब 50 बैरल पर डे भारत को लाल सागर के यानूब बंदरगाह से एक्सपोर्ट कर रही है। अगर आने वाले समय में इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो क्रूड ऑयल और गैस की बढ़ती कीमत वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगी। इंडियन इकोनॉमी, जो बेसिकली अपनी 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, पश्चिमी देशों में शुरू हुए इस युद्ध से उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डोमेस्टिक लेवल पर तेल और गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह अधिनियम भारत सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने, उसकी जमाखोरी और उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और बाजार में उस वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब किसी वस्तु की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है तो अचानक उस वस्तु के दाम मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं और मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद सरकार ने देश के सभी पेट्रोकेमिकल यूनिट्स और ऑयल रिफाइनरीज को केवल क्रूड ऑयल और गैस के उत्पादन को प्रायोरिटीज देने के लिए कहा है, जिससे गैस और क्रूड ऑयल की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो और मार्केट में LPG और तेल के दाम स्थिर रहें। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ईरान इजराइल युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा या नहीं। यह भी देखना होगा कि यह युद्ध वर्ल्ड इकोनॉमी और पावर सेक्टर पर अपना असर किस हद तक डालेगा। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो विश्व के सभी देशों की इकोनॉमी पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तय है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।